तो आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है 5 राज्यों में और इसकी खास कवरेज लेकर न्यूज 24 आपके सामने हाजिर है। बिल्कुल, लगातार न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरें एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि 5 राज्यों में वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पिछले 2 चरण की तरह न्यूज 24 आज एक बार फिर से अपील करता है कि आप आज सारे काम छोड़कर सबसे पहले आपको वोट डालना है, अपना वोट कास्ट करना है, क्योंकि ये आपका दिन है। आपको अपनी मनपसंद की सरकार चुननी है और इसीलिए ये काम आज जरूरी हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र के इस पर्व में आपको आहुति देनी है। तो देखिए, असम में 40 सीटों पर मतदान, तमिलनाडु में 234, केरल में 140 सीटें, पुडुचेरी में 30 सीटें और बंगाल की बात कर लें तो 31 सीटों पर राज्य तीसरे फेज में मतदान हो रहा है। लेकिन अभी लड़ाई लंबी है, 8 चरणों में यहां पर मतदान होना है। आइए अब देखिए, बंगाल में जो तीसरा रण है, चुनौती हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 3 जिले कुल मिलाकर के देखिए, पश्चिम बंगाल में हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, 3 जिले 31 सीटें कुल मिलाकर के। और यहां पर जबरदस्त फॉर्म में टीएमसी 2016 के चुनाव में नजर आई थी, लेकिन बाजी पलटती हुई नजर आई थी। 2019 में बीजेपी को फायदा हुआ था। अब असम की बात कर लिए, देखिए मुख्य चेहरे कौन कौन से हम आपको दिखा रहे हैं। कल्पना पटवारी, एजीपी, इधर कांग्रेस भी लड़ाई में बनी हुई है। ताराकेश्वर महत्वपूर्ण हो जाता है, स्वप्न दास गुप्ता, रामेंदु सिंगरे, इनको टीएमसी से सीधी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तनुश्री चक्रवर्ती, ये श्यामपुर की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है जो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा देखिए, उलुबेरिया दक्षिण से अगर बात करें, यहां भी टफ फाइट मानी जा रही है। आराम बाग में सुजाता मंडल है, मधुसूदन बाग, ये प्रमुख चेहरे हैं। तो कौन कौन से बाजीगर इस बार साबित होंगे इन चुनाव में और पैरामीटर क्या रहने वाला है, अगर ये भी देखा जाए। बिल्कुल, 2019 या 2016 में 31 में 29 सीटें अपने आप में टीएमसी ने अपने नाम कर ली थी। और आइए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि हर बूथ पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और हर एक तस्वीर आप तक बंगाल चुनाव की हम पहुंचाएंगे। ये इस वक्त की एक और तस्वीर कमल हसन को आप देख सकते हैं। कमल हसन अपना वोट कास्ट करने के लिए, उनकी बेटी श्रुति हसन भी साथ में नजर आ रही हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दक्षिण का चुनाव बेहद दिलचस्प और ऐसे में सुबह सुबह इधर रजनीकांत की भी तस्वीर देखिए सामने आ गई है। रजनीकांत, 2 दिग्गज चेहरे, स्टार चेहरे जो अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक तरफ रजनीकांत को आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ कमल हसन। खबर यह भी है, तमिलनाडु के शिवगंगा में पी चिदम्बरम ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और केरल में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। ये दिग्गज हैं, देखिए दिग्गज घर से निकले हैं और उन्होंने अपना वोट डाला है। कमल हसन अपनी बेटी श्रुति हसन के साथ नजर आ रहे हैं। रजनीकांत ने भी अपना वोट डाल दिया। लेकिन इस बीच न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। राजीव रंजन हुगली से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और साथ ही वरुण सिन्हा हावड़ा से और मनोज पांडे डायमंड हार्बर साउथ 24 परगना से हमारे साथ मौजूद हैं। इधर आपको केजे श्रीवत्सन भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बिना देरी किए, क्योंकि वरुण सिन्हा काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वरुण सीधे आपके पास आते हुए, और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वरुण, हावड़ा की 16 सीटें 7 पर वोटिंग हो रही है और यह गढ़ टीएमसी का है। आप तमाम इलाकों में गए हैं और वहां पर टीएमसी का दबदबा है, तो यानी कि इस फेज में टीएमसी को अपना गढ़ बचाना है। वरुण, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, और शायद कलकत्ता का जुड़वा शहर है हावड़ा। जो सोचते हैं कि कलकत्ता और हावड़ा अलग अलग है, अगर आप आएंगे और देखेंगे तो लगेगा कि एक ही सभ्यता है, एक ही तरीके से लोग रह रहे हैं और एक रूट ऐसा बनता है जो लोगों को पता नहीं चलता कब आप हावड़ा में पहुंच गए, कब आप कलकत्ता में आ गए। ये पूरा टीएमसी का गढ़ है। जिस तरीके से 2011, 2016 का इतिहास रहा, तो ऐसे में टीएमसी का प्रभुत्व यहाँ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ अगर हम समझे तो यहाँ लेफ्ट भी है, यहाँ कांग्रेस भी है। जैसे कई सारे आमदा सीट पे जो है वो कांग्रेस ने पिछले 2 दशकों से बहुत अच्छा किया है। श्यामपुर सीट की बात करें तो टीएमसी का गढ़ रहा है। इस बार जो है तनुश्री चटर्जी जो है वहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो ये जो स्थिति है, ये हावड़ा सीट पर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं टीएमसी का हमेशा जो प्रभुत्व रहा है उसको आगे करती है। लेकिन हाँ, पिछले 6 महीने में यहाँ बहुत कुछ फेरबदल हुआ। यहाँ लक्ष्मी रतन शुक्ला जो खेल मंत्री रहे हैं टीएमसी की सरकार में, उन्होंने जो है वो पार्टी छोड़ दी और कहा कि अब वो राजनीति में नहीं आना चाहते। इसके अलावा जो है वो राजीव बनर्जी ने
जो मंत्री रहे हैं उन्होंने जो है वो बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा जो है वैशाली डालमिया, जो जगमोहन डालमिया की बेटी हैं, वो भी बीजेपी में अब जो है चुनाव लड़ रही हैं बाली सीट से। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे नेता रहे पिछले 6 महीने में जिन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना तय किया, और अब ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनका शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभुत्व भी है और यहाँ पर इनका अच्छा खासा वोट बैंक भी है। तो फिलहाल अभी जो सबसे पहली तस्वीरें होती हैं वो होती हैं आपको वोटिंग के टाइम में लाइनें दिखाने की। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ भी पहले और दूसरे चरण की तरह ही सुबह सुबह आपको महिलाएं अलग से लाइन में नजर आ रही होंगी, पुरुष आपको अलग लाइन में नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग आपको अलग लाइन में नजर आ रहे हैं। और ये लंबी लंबी कतारें जो हैं वो समझाने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से जो पश्चिम बंगाल का उत्साह देखा गया है पहले और दूसरे चरण में, वो तीसरे चरण में भी आपको इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह लोग घर से निकल जाते हैं, सुबह 6 बजे से इस प्रकार की लाइनें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो दादा, चुनाव में सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आ जाना, 7 बजे खड़े हो जाना, इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? अच्छा दिमाग में चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। वोट का माह है तो लाइन से खड़ा हुआ देखा है। सुबह सुबह आके अपने सोचा कि पहले वोट डाल लेते हैं, उसके बाद बाकी काम किया जाए। हाँ, बात की काम है ना? यस। वैसे ही दोपहर का टाइम जो है थोड़ा आराम का होता है बंगाल में, है ना? दादा, क्या लग रहा है, क्या इस बार जो है मुद्दे कौन कौन से हैं, किस मुद्दों के तहत वोट डाल रहे हो? देश के हित के लिए वोट डालना है। देश के हित के लिए वोट डाल रहे बस। हो। अच्छा बाबा, का मुद्दा विकास का, विकास का मुद्दा। कौन कौन से ऐसे विकास में मुद्दे हैं? सड़क, बिजली, परिवहन, ये सब वही मुद्दे सब हैं? है। वही विकास का मुद्दा जो होगा। अच्छा, विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। अच्छा, एक बात सोचिए, आपने देखा भी होगा पहले दूसरे चरण में जब हम लोगों से बात करते थे बहुत ज़्यादा लोग बोल नहीं रहे, लेकिन यहाँ क्योंकि शहरी इलाका आ जाता है और शहरी इलाके में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बोलना पसंद भी करते हैं और अपनी बातों को रखते भी, तो यहाँ भी लगातार रखते हैं। दादा, क्या इस बार चल रहा है, मुद्दे क्या हैं इस बार आप लोगों के? मुद्दा ठीक ही है, जो देश बेचना नहीं चाहिए। अच्छा, और विकास का मुद्दा है इस बार? विकास तो डेवलपमेंट हुआ है? वेस्ट बंगाल बहुत डेवलप्ड है, अदर स्टेट डेवलपमेंट से, हुआ है। अदर स्टेट से डेवलप्ड है। अच्छा, सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ कि 6-7 लाइनें लग गई हैं यहाँ पर और पीछे तक लाइनें लग गई हैं, तो ये अमूमन देखने को मिलता है बंगाल में। इसका मतलब है आदमी सोचता है जो पहले पहले वोट दे कि उसका बाद हैकिंग हो सकता, बूथ जंपिंग हो सकता, जो का होता, ये सब तो होते रहता है ना। जितना टाइम बढ़ते रहेगा उतना ही सब होता अच्छा, है ना। ईवीएम हैक होता, ये होता, जो होता। पहले टाइम में क्या होता, जब आदमी ज़्यादा रहता तब ये सब हो नहीं सकता, इसीलिए सब पहले पहले अपना वोट देने जाता। तो यानी सुबह सुबह आइए, मत का प्रयोग करिए, मत का प्रयोग करके आप फ्री हो जाइए, और यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहती है। लोग जानते हैं कि दोपहर का समय थोड़ा सा यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए 12 बजे 11 बजे के बाद शायद ये लाइनें आपको दिखनी शुरू ना भी दिखें, लेकिन हाँ, सुबह सुबह जो लाइनें हैं, जिस तरीके की स्थिति है, वो अपने आप में समझा रही है कि फिलहाल इस बार भी उत्साह जो है यहाँ भी वोटिंग का लोगों में ज़बरदस्त है, और शायद यही वजह है कि बंगाल के चुनावों में जो तस्वीरें सुबह देखने को मिलती हैं वो इस बार भी आपको दिखने बिल्कुल, और उम्मीद यही इन तस्वीरों को देखने के बाद फर्स्ट और सेकंड फेज की तरह थर्ड फेज में भी जबरदस्त बम्पर वोटिंग होगी। अब बस सीधा रुक कर लेती हूँ, केजे श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं और दक्षिण के सियासत पर और साथ ही जो चुनाव हो रहे हैं उस पर बात करने के लिए। श्रीवास्तव, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कमल हसन, रजनीकांत दोनों की तस्वीर नजर आई थी, अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। कमल हसन जो कि मक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष भी और खुद चुनाव लड़ रहे हैं कोयम्बटूर साउथ असेंबली से। ये बताइए, महज 3% वोट के साथ 2019 के चुनाव में अपनी पार्टी को खड़ा तक नहीं कर पाए थे, इस बार कोई फैक्टर है ऐसी पार्टियां? जी देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा ही फिल्म अभिनेताओं का जादू सर चढ़कर बोलता रहा है मतदाताओं के, और कमल हसन इसी चीज को एक बार पूरे जोर तरीके से बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने खुद ने दक्षिण कोयम्बटूर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बार उन्होंने जमकर रोड शो किए, प्रचार किए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो टक्कर है वो एआईएडीएमके और डीएमके गठबंधन से है। डीएमके जहां सत्ता परिवर्तन की आस लगाए हुए है, कांग्रेस उसके साथ शामिल है, 9 दलों का गठबंधन, एक बड़ा गठबंधन है, जबकि एआईएडीएमके लगातार तीसरी बार, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में जयललिता थी, 2011 के चुनाव में एआईएडीएमके भारी मतों से
से सत्ता में आई थी। उसके बाद 2016 के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में देखे तो जयललिता का जादू चला, फिर से एआईएडीएमके सत्ता में, अब तीसरा बार यानी कि हैट्रिक लगाने के मूड में 12 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के गठबंधन में शामिल है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। तो एक तरह से मुख्य जो टक्कर कही जा सकती है तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच में, लेकिन 5 लोगों पर सबसे ज्यादा नजर इस बार वहां के लोगों की है या पूरे देश की नजर है। स्टालिन डीएमके जो गठबंधन का सबसे नेतृत्व कर रहे हैं, एआईएडीएमके क्या फिर से सत्ता में आ पाएगी, कमल हासन, मक्कल निधि मय्यम जिनकी पार्टी है, इसके अलावा दिनकरन जो कि जयललिता के भतीजे भी है, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन किया है, तो वे कितना जादू कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भले ही बीजेपी तमिलनाडु के पूरे चुनाव में डीएमके के साथ खड़ी होकर चुनाव मैदान में, लेकिन इंडिविजुअली उसका परफॉर्मेंस किस तरह से रहता है। क्या दक्षिण का दूसरा द्वार इसलिए क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, अब तमिलनाडु के जरिए फिर से वे अपने पांव आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो उसका परफॉर्मेंस किस तरह से रहता है। क्योंकि वहां पर देखा जाए कि बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने यहां पर पूरा जोर लगाया था चुनाव के लिए। तो चुनाव काफी रोचक है 234 विधानसभा सीटों के लिए। और एक और जो बड़ी बात बतानी है, 234 विधानसभा सीट है, एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग से जब चुनाव की तारीखों के वक्त, ऐलान के वक्त, यह सवाल किया गया था क्यों एक ही चरण में, तो उनका यह कहना था कि तमिलनाडु के मतदाता काफी शांति प्रिय हैं, वहां पे कोई हिंसा नहीं होती है और वोट देने के प्रति जागरूक भी हैं, इसलिए एक चरण में कराया जा रहा। तो क्या यही चुनाव आयोग का भरोसा यहाँ कायम रहता है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने केजे श्रीवत्सन। देखिए, तमिलनाडु का जो समीकरण है वो आपने समझाया, लेकिन केजे श्रीवत्सन, केरल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी बहुत एक्टिव रहे हैं। मछुआरों की बात करें या अन्य वर्ग के लोगों की बात करें, काफी टच रहा और बहुत नजदीक से जाके बातचीत की है। और बीजेपी हालांकि बहुत दूर तलक नहीं है, एक सीट मुश्किल से मिली थी, तो यहां पर संख्या बढ़ाने पर भी जोर रहेगा बीजेपी का। तो केरल की फाइट भी बेहद दिलचस्प है। आपको मालूम है कि बंगाल नहीं गए हैं राहुल गांधी, केरल में ही डटे रहे वो। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र भी केरल ही है, तो ऐसे में वायनाड से वे लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो इस बार उन्होंने यहां पर कांग्रेस की वापसी के लिए, वापसी इस लिहाज से क्योंकि इस वक्त वहां पर एलडीएफ की सरकार है, राहुल गांधी चाहते हैं कि जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों का गठबंधन है, जिस तरह का माहौल बना या जिस तरह से विदेश से में जो केरल के लोग रहते हैं, उन्हें जिस तरह से परेशानी हुई थी लॉकडाउन में, इन तमाम मुद्दों को उठाया जाए और उसी के आधार पर सत्ता में लाया जाए। और जहां तक अब तीसरा जो स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का, तमिलनाडु से सटा हुआ है, लेकिन बीजेपी की भी कोशिश यहां पर काफी बड़ी मानी जा रही है और यही कारण है कि कांग्रेस की यहां पर सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। तो ऐसे में कांग्रेस इसी भावनाओं को लोगों को बुनाना चाहती है कि चुनाव के एन पहले उसकी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी पांडिचेरी में। तो ऐसे में किस तरह से दक्षिण भारत का चुनाव के नतीजे रहते हैं, इस पर पूरे देश की भी निगाहें और राजनीतिक दलों की भी निगाहें हैं, क्योंकि एक बार फिर से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, उनके लिए दक्षिण में अपना उपस्थिति दर्ज कराना, मजबूत तरीके से दर्ज कराना अब काफी जरूरी हो गया है। और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और प्रधानमंत्री ने तो, नरेंद्र मोदी तो कई बार तमिलनाडु गए, पांडिचेरी तक गए, राहुल गांधी केरल के समुद्री तट पर मछुआरों के साथ समुद्र में छलांग लगाते हुए भी नजर आए थे। तो इस तरह की तमाम चीजें देखने को भी मिली थी यहां पर। और यही कारण है कि भले ही दक्षिण का वेस्ट बंगाल की तरह काफी सुर्खियों में नहीं रहते ये अगर देखा जाए तो यहाँ के चुनाव प्रचार का जो तरीका था, लेकिन नजर इस पे अभी भी काफी लोगों की ज्यादा है और यही देखना होगा कि किस तरह के यहाँ पर मतदाताओं का रुख होता है। क्या वे सत्ता परिवर्तन में विश्वास करते हैं या अपनी ओर से किसी नए पार्टी को या नए गठबंधन को? एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है आहत करने का महिलाओं को। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैली में कहा कि ये अगर एक महिला का अपमान कर सकते हैं तो सत्ता में आएंगे तो ये तमिलनाडु के हर एक महिला का अपमान करेंगे। ए राजा ने जो पलानी स्वामी पर कमेंट किया, उसके बाद जिस प्रकार का माहौल है, ये क्या मतदाताओं के जहन में रहने वाला है? और जैसा बीजेपी कह रही है कि जवाब मिलेगा इस बयान का, वाकई ऐसा हो सकता है क्या? बड़ा झटका इसके माध्यम से। जी बिल्कुल, देखिए ये शायद अगर मैं तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिहाज से इस बयान को लेकर बात करूं तो बिल्कुल इसका असर रहेगा, क्योंकि ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, पुरुषों से ज्यादा वोटर यदि देखा जाए। ठीक है, मैं केजे श्रीवत्सन आपके पास लौटूंगी, लेकिन मुझे बंगाल का एक बार रुख करना होगा और वहां पर
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हुगली से आपको राजीव रंजन लगातार नजर आ रहे हैं। राजीव, तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने पहले भी इसका जिक्र किया है कि ये वही क्षेत्र है जहां पर जमीन अधिग्रहण को लेकर सिंगूर में आपने देखा था कि विवाद हुआ था और दीदी वहीं से एक नई पहचान उन्होंने बनाई थी, मजबूत होती चली गई थी। तो ये फैक्टर अभी भी कितना वहां पर कारगर है, कितना असर अपना रखता है? देखिए, वो जो आंदोलन हुआ था उसका 2 बार हुगली जिले ने टीएमसी को रिटर्न गिफ्ट दे चुकी है और अब इस बार जो है लड़ाई 2019 के बाद मैंने आपको बताया बदल गई है। अभी आप लोग बात कर रही थी तमिलनाडु और केरला की, तो कुछ चीज़ें जो बंगाल के इलेक्शन से जुड़ती हैं, 2011 और 16 में ममता बनर्जी और जयललिता दोनों साथ साथ सीएम बनी थी। तकरीबन एक ही उम्र की दोनों है और दोनों की राजनीतिक सफ़र है, सबको मालूम है कितने संघर्षों के बाद इन दोनों महिलाओं ने राजनीति के शिखर को छुआ था। जहां तमिलनाडु में इस बार AIDMK को अपनी नेता की कमी खल रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में TMC की जो नेता है वो अकेले एक मुश्किल लड़ाई में फंसी हुई हैं और लड़ाई लड़ रही हैं अकेले दम पर। और जहां तक केरल की बात है, केरल में देखिए क्या भारतीय राजनीति का क्या चेहरा है कि जहां केरल में CPM और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में दोनों के झंडे एक ही डंडे में हैं, दोनों गठबंधन में हैं। अब बात हम करते हैं हुगली की। ये देखिए मतदाताओं की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले अंधेरे तक थे, अब देखिए उजाले तक और मेरे पास तक मतदाता आ गए और महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। हुगली में आरामबाग सीट भी एक है जिसकी चर्चा करना पिछली बार मैं भूल गया था। आरामबाग सीट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ से सुजाता मंडल चुनाव लड़ रही हैं जिनके पति सौमित्र खान बीजेपी से, जिन्होंने लॉयल्टी बदल के TMC से बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने कहा था कि अगर ममता बनर्जी से उनकी पत्नी की इतनी लॉयल्टी रहेगी तो वो उनको तलाक भी दे सकते हैं। बड़ा चर्चा में कुछ दिनों पहले ये मामला आया था। यहाँ 2 लोग हैं जो चुनाव वोट दे लिया। हाँ वोट दे लिया। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार बंगाल का जो वोटर है उसके दिमाग में मुद्दे क्या हैं और किस बात को दिमाग में रख के वो वोट कर रहा है? ये तो मानुष का मतलब जो मन की बात है। ये एक मानुष का मन की बात है, ये कि मालूम नहीं है ये कब पलट के जाएगा। मैं आपसे मुद्दा पूछ रहा हूँ कि इश्यूज क्या है? इश्यूज क्या है तो नया वोटर है, मालूम नहीं है कि क्या बोल रहा है। अच्छा, फेस पे, चेहरे पे आप वोट कर रहे हैं? हाँ फेस में। और आप? हम तो बहुत साल वोट देता है, 65 ईयर मेरा एज है। हम द्विजेंद्रनाथ कोले, अभी मेरा कॉन्स्टिट्यूशंसी है हरिपाल, इसी में हम वोट देगा अभी। लेकिन एक तो बात है, आदमी का जो कोरोना में जितना लॉस हुआ उसी लॉस के लिए जो हम लोग मांगेगा वही जो सरकार दे सकेगा उसी को ही हम लोग जयी बनाएगा, ऐसा ही मालूम है यहाँ। लेकिन ममता बनर्जी ने 10 साल पार कर दिया। ममता भी 20 साल पहले बोला था हम एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ का। राजीव, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है इसलिए आपको रोक रहे हैं, लेकिन किसी के लिए चेहरा मायने रख रहा है और किसी के लिए मुद्दे। लेकिन बेहद दिलचस्प चुनाव, तीसरे फेज में पहुंच चुका है बंगाल चुनाव। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं तुरंत वापस इसी मेगा कवरेज में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।